अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संसार के एक सबसे क्रूर शासक की, जिसे शासक कहना शायद सही नहीं होगा, लुटेरा कहें तो लुटेरा कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें सत्ता को पाने की भूख नहीं थी, लेकिन जीतने की, संसार को जीतने की और अपनी शक्ति को बढ़ाने का इतना ज्यादा लालच था कि जिस भी रास्ते पर कहा जाता है कि उसकी सेना मुड़ती जाती थी, तो उसकी सेना को दो ही बातें कही जाती थी, या तो तब तक बढ़ते जाना जब तक तुम्हारे को कोई हरा ना दे, नहीं तो वापस मत लौटना। इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे छोटे से एक ट्राइब से, एक छोटे से कबीले से निकलने वाला व्यक्ति चंगेज खान धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले गया, इतना विकराल रूप ले गया कि जिस तरफ वो बढ़ता चला गया उसकी सेना को रोकने की क्षमता कहीं नहीं थी। जिसमें उसे कहा जाता था कि यदि वो एक बार किसी युद्ध में कहीं पर हार गया तो दूसरी बार पहली बार की तुलना में और भयानक अटैक करके पूरी तरीके से सामने वाले को तोड़ना या हरा कर ही निकलता था। दूसरी बात, इसकी क्रूरता की बात करें तो ये अपने दुश्मनों को छोड़ने की जगह दुश्मन को इतनी बुरी तरीके से समाप्त करता था कि कोई भी व्यक्ति दोबारा अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके कहीं भी इसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। यही तो कारण है कि जब वो धीरे धीरे अपने सेक्शन से, अपने मंगोल से चलना शुरू हुआ और मंगोल से चलते चलते धीरे 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 लगभग पूरे क्षेत्र को जीतता चला गया। काबुल से दिल्ली में भी उसकी मंगोल की सेना कहीं ना कहीं से घुस गई और घुसने के बाद अपने मंगोल साम्राज्य को बसा लिया। मंगोल एम्पायर की यदि बात करें तो संसार का सबसे बड़ा मंगोल एम्पायर माना जाता है, जिसके अंदर युद्ध को लड़ने वाला केवल एक कबीला और कबीले धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, जुड़कर एक आर्मी बना ली। आर्मी से 20,000 की सेना और सेना से धीरे 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 करते हुए इतनी जबरदस्त सेना बना ली कि सेना को 4 हिस्सों में भेजा जाता था कि तुम इस तरफ बढ़ो, पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां पर बढ़ते चलो वापस मत आना और तब तक लड़ो जब तक तुम आगे ना बढ़ते चले जाओ। तो ऐसी महत्वाकांक्षा को लेकर चलने वाला था मंगोल सांप्रदाय, या मंगोल सांप्रदाय, सॉरी गलत कह दिया, मंगोल एम्पायर वर्ड सही है, सांप्रदाय बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। तो मंगोल एम्पायर इतना ज्यादा विस्तृत हुआ कि बहुत कम समय के अंदर, जब 65 वर्ष की आयु के अंदर चंगेज खान की मृत्यु हुई, तब तक लगभग आधी दुनिया को जीत चुका था। आधी दुनिया के साथ साथ शारीरिक भूख उसकी इतनी ज्यादा थी, लालसा थी कि कहा जाता है, अभी एक सर्वे के अंदर पता चला, लगभग बहुत बड़ी आबादी, लगभग कह सकते हैं 4 करोड़ से ज्यादा वंशज उसके, या बहुत बड़ी मात्रा में उसके वंशज आज भी धरती पर है, क्योंकि उनसे उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, आज के दिन वो वंशज बहुत भारी मात्रा में, कहा जाता है कि 500 से ज्यादा रानियां थी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां जुड़ी हुई है दोस्तों। एक कहानी जुड़ी हुई है, इनके बचपन से रिलेट करते हैं, बचपन से रिलेट करते हैं तो पैदाइशी ये राजा नहीं था कहीं का, तो बचपन की ये कहानी। दूसरी कहानी, जब ये जवान हुआ, जवान होने के बाद इनकी बीवी को उठा लिया गया, तो बीवी को उठा लिया गया और उसके बाद इन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने ही दोस्तों का, अपने ही फ्रेंड्स का मर्डर करना पड़ा, छोटे छोटे ट्राइब्स को समाप्त करना पड़ा। ट्राइब्स को समाप्त करने के बाद जिस भी देश में बढ़े पूरी तरीके से समाप्ति करते चले गए। कुछ एक स्टैंड इनकी कहानी में इनके पिता का चल रहा है, इनके पिता का एक ऐसा स्टैंड चल रहा है जिसमें बदले की भावना थी। इनके पिता को बुलाया और मार दिया कबीले वालों ने। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा
इंटरेस्टिंग सेक्शन जुड़ जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीत के लिए अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज, अपनी प्रजाति, किसी की परवाह नहीं करी और जीतने की इतनी ज्यादा भूख थी कि पूरे संसार को जीत गया। एक ऐसा बच्चा जो जन्म के समय ही हाथ में ब्लड स्पॉट लेकर आया था, यानी उसके हाथ में खून का धब्बा था और ये कहा जाता था उसके बारे में कि जब ये चलेगा तो इसके हाथों से बहुत लोगों का नरसंहार होगा, और बिल्कुल हुआ। ऐसे ही व्यक्ति चंगेज खान, जो धीरे 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 बढ़ते हुए पूरे के पूरे सिल्क रूट को कहें या ये कहें कि सिल्क रूट का उत्थान ही इन्हीं की वजह से हुआ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने व्यापार की वो सारी की सारी हदें निकाल दी, जिसके अंदर रास्ते निकाल दिए, जिसके बाद आगे जाकर वो सिल्क रूट बना और सिल्क रूट धीरे धीरे जाकर के आज ओल्ड सिल्क रूट को रिन्यू करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी सिल्क रूट को आगे चलाया जा रहा है ताकि रोड के रास्ते से सभी देशों को जोड़ा जा सके। चाइना की यही तो पॉलिसी है, चाइना की यही पॉलिसी है कि सिल्क रूट के जरिए सभी देशों को दोबारा से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाए। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसी थी ये किसी समय के अंदर एक्सपेंशन की पॉलिसी के अंदर शुरू हुई, और वो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशन जो था एनेक्सेशन से होता है। एनेक्सेशन का मतलब यह होता है कब्जा करो, बढ़ो, मार दो। तो चलिए पहले यहां पर 1205 से शुरू करते हैं, या ये कहिए कि शुरुआत करते हैं। यहां पर ये आपकी ये शुरुआत होती है टाटार ट्राइब से, एक ऐसी ट्राइब जहां पर इन्होंने युद्ध लड़ा, अपनी जीत हासिल करी और पहली बार इन्हें भरोसा हुआ कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़कर युद्ध लड़ सकते हैं और पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी कबीलों को बुरी तरीके से हरा सकते। तो शुरुआत के अंदर दोस्तों पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये यहां से तिब्बत चल रहा है, ये तिब्बत हो गया, ये काबुल नजर आ रहा है आपको, ये गजनी नजर आ रहा है, ये तिब्बत हो गया, यहां नीचे की साइड भारत आ जाएगा। तो यहां पर ये सारा सेक्शन यहां पर चलता है। अब जब चलता है तो यहां से पहले ये यहां पर चाइना की शियान डायनेस्टी, युआन एम्पायर हुआ, सब पर अटैक करता गया, शिनजियान हो गई, सब पर इन्होंने अटैक किया और जहां जहां घुसे प्रॉपरली उसको समाप्त कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद यहां से चले 1211 और 18 के अंदर, तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इनके सामने जो जो आते गए सबको निपटाते चले गए। इसके बाद यहां से काशगर हो गया, होटान हो गया, सारी की सारी चीजें इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। एक टाइम ऐसा था कि पूरा का पूरा आधा हिंदुस्तान इनके कंट्रोल में था, जो कि 1207 से 27 तक इन्हीं के कंट्रोल में पूरी तरह रहा। वो बात अलग है कि चंगेज खान के बच्चों में उतनी क्षमता नहीं थी जो चंगेज खान खुद अपने दम पर पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाने की क्षमता रखता था। चंगेज खान के मरने के बाद कुछ उसके बच्चे हुए जो शांति प्रिय तरीके से मुस्लिम धर्म को अपनाकर, इस्लाम को अपनाकर शांति बनाए रखना चाहते थे, कि मानना था कि चंगेज खान बहुत संपत्ति छोड़ गए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन क्या यह मानना सही था कि धीरे 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 वो मंगोलिया जो पूरे आधे दुनिया पर फैला हुआ था, धीरे धीरे उसके बच्चों के परिवर्तन के बाद आज वो सिकुड़कर उतना ही छोटा राज्य हो गया। चाइना ने फिर से उतनी ही वॉर करने के बाद, उतनी ही लड़ाइयां लड़ने के बाद धीरे धीरे अपना सारा का सारा सेक्शन पूरा वापस प्राप्त कर लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी एक ऐसे राजा से, या ये कहिए एक ऐसे तानाशाह से जिसने पूरी की पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। ये कहा जाता है चंगेज खान के नाम पर कि यदि चंगेज खान के नाम पर किसी को एक तरीके से वार्निंग भी दी जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि हम आने के वाले हैं या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग पहले ही हथियार डाल देते थे। और मैक्सिमम लोगों का मानना क्या था कि हम लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। अब जो नहीं लड़ेंगे चलिए उनको तो माफ कर दिया, जो लड़ने की तैयारी में होते थे उनके साथ क्या व्यवहार होता था वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये यहां पर हम डायरेक्टली चंगेज खान ही बोलेंगे, इसे गेंगिस खान, कुछ लोग जेंगिस खान, जो भी नाम बोलते हैं हम नहीं बोलते, हम सिंपल एक बात बोलते हैं, चंगेज खान। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या चंगेज खान ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था? नहीं, चंगेज खान ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। चंगेज खान के नाम को यहां पर चंगेज कगान बोला जाता था, चंगेज कगान।
लेकिन कंगान को उन्होंने फिर आगे खां में बदल दिया। ये खां का मतलब मुस्लिम वाला खां नहीं है, यहां पर इसका अर्थ था लीडर, जो सबको जीत सकता है, जो सबको जीत सकता है, जिसके पास क्षमता है सबको अपने कंट्रोल में, कब्जे में लाने की। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज क्या थी कि चंगेज खान के बारे में कि इनके पिता जो मंगोल छोटे छोटे ट्राइब्स में बसा हुआ था, और ट्राइब्स में बसने के समय में वहां पर एक मेरिटोक्रेसी का रूल था। मेरिटोक्रेसी का अर्थ होता है कि जिसमें टैलेंट होगा, जो पावरफुल होगा, जो स्ट्रांग होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर पूरी तरीके से रूल करेगा वही जिसमें टैलेंट होगा। तो यहां पर जो पूरा मंगोलिया था, छोटे छोटे कबीलों में बसा हुआ था, वहां के सरदार क्या करते थे, एक दूसरे से या तो युद्ध करके जीतने की कोशिश करते थे, या फिर युद्ध नहीं कर पाते थे तो उनको मारकर क्या कर देते थे, जहर देके मार देते थे, और उस जगह पर राजनीति के आधार पर कोई दूसरा राज्य या राजा या फिर सरदार खड़ा हो जाता था। अब चंगेज खान का जो जन्म था ये 1162 के आसपास सभी किताबों में स्वीकार किया जाता है। वैसे जो है दस्तावेज इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं उनके अनुसार ही माना जाता है कि 1162 में इनका जन्म हुआ, क्योंकि पिता इनके जो थे युंग, जो पूरा नाम भी थोड़ा बोलने में चाइनीज नेम है, थोड़ा बोलने में थोड़ा सा हो जाता ना, तकलीफ सी होती है, लेकिन कहते हैं कि युंगसई थे, युंगसई कुछ इस टाइप का नाम था। इनके पिता जो थे एक कबीले के सरदार थे। सरदार होने की वजह से जो चंगेज खान थे बचपन से ही अपने पिता के साथ सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रिक्स सीखते थे कि किस तरीके से राज्य अपने कबीले को चलाना है। लड़ाई झगड़े के, वॉर के सारे सिनेरियोज को लर्न करते थे, और लर्न करने के साथ साथ इन्हें काफी ज्यादा अपने फादर के साथ इंडल्ज रहते थे। अब कई लोग कहेंगे कि साहब ये तो 8 से 9 साल की उम्र की बात है जब इनके पिता का देहांत हुआ। बिल्कुल सही बात है कि 8 से 9 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हुआ, लेकिन ये अपने पिता के साथ रहते थे और हमेशा सारे स्किल्स को लर्न करने की कोशिश करते थे। अब क्या बात हुई कि इनके पिता क्योंकि कबीले के सरदार थे, तो पड़ोसी के नेबरिंग एक जो क्या नाम कबीला था, उन्होंने इनके पिता को डिनर पर बुलाया, खाने पर बुलाया। वो कबीले वाले जो थे किसी ना किसी रीजन से एक दूसरे से चिढ़ते थे। कुछ कहानियां ऐसी आती हैं कि चंगेज खान के बारे में, चंगेज खान के पिता के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने किसी चीज को लेकर, जैसे चंगेज खान के विवाह को लेकर शायद उन्हें मना कर दिया था, या कुछ इस तरीके की बातें कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने चंगेज खान के पिता को खाने पर बुलाया, और खाने पर बुलाने के बाद उनको पॉइजन दे दिया। अब पॉइजन दे दिया जिससे उनके पिता की डेथ हो गई। जब चंगेज खान के पिता की डेथ हुई तो डेथ के बाद में पीछे उनके पिता एक बीवी यानी कि उस समय उनकी वाइफ और लगभग 7 बच्चे छोड़कर चले गए। इन 7 बच्चों में चंगेज खान सबसे बड़े थे। अब यहां पर 7 बच्चे थे, 7 को छोड़कर चले गए, चलो जी बात खत्म हो गई। अब 2 बातें आती हैं। क्या बात आती है? सबसे पहली बात आती है कि चलो जी ट्राइब का जो रूल करने वाला सरदार था उसकी डेथ हो गई, तो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन नया रूलर बनेगा, यानी हु विल बी द नेक्स्ट सरदार या नेक्स्ट रूलर ऑफ द ट्राइब, कौन बनेगा। अब क्योंकि चंगेज खान खुद ही 8 से 9 साल के थे तो इनका रूलर बनना पॉसिबल नहीं था। अब इनका रूलर बनना पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, जिसने पॉइजन दिया ट्राइब वाले ने, उसके साथ में उनका क्या सेक्शन रहा, उससे कुछ बदला, रिवेंज वाली कुछ बात आई या नहीं आई। तो यहां पर कुछ 2 चीजें खड़ी हो जाती हैं। खैर वो हम आगे डिस्कस करते जाते हैं, लेकिन एक चीज क्या कि जब ट्राइब के लोगों ने चंगेज खान के पिता को मारा तो चंगेज खान की एक मंशा थी कि मैं सरदार बनूंगा। अब 9 साल का बच्चा अगर किसी को बोले कि भाई मैं सरदार बनूंगा कबीले का और कबीले को चलाऊंगा और मैं अपने पिता की मृत्यु का, हत्या का बदला लूंगा, तो सारे के सारे लोग हंसेंगे और कहेंगे भाई तू बच्चा है और टैलेंटेड व्यक्ति को रूल चलाने का अधिकार है, पता चले तेरे को रूल दे भी दिया और थोड़ी देर में ही तेरी हत्या किसी ने कर दी। तो
अब थोड़ी ही देर में अगर तेरी हत्या किसी ने कर दी तो फिर हमें नया सरदार ढूंढना पड़ेगा ना। तो ऐसी परिस्थितियों में चंगेज खान जो था रेबेलियन हो गया था और उनकी बातों को मानने नहीं लगा था। तो इस वजह से इनका बचपन और इनकी माता का जो बचपन है काफी कष्टकारी बीता, यानी कि इन्हें कबीला छोड़ना पड़ा और कहा जाता है कि जंगल के अंदर इन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ा। अब बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो गई थी। अब क्योंकि इनको कच्चा मांस खाना पड़ता था, कच्चा मांस इसलिए क्योंकि कोई इनके साथ सपोर्टिव नहीं था और ऐसी परिस्थिति में जंगलों में भटक भटक कर अपना जीवन चलाना था। अब ऐसे में इनके लिए एक कहानी बहुत मशहूर है कि बचपन से ही काफी एक तरीके से एग्रेसिव नेचर था चंगेज खान का, लड़ना झगड़ना, गुस्सा करना, मारने की सोच रखना, हमेशा जो होता है ना रिवेंज, बदला, गुस्सा, ये ही चीज थी दिमाग में। एक बार की बात है, बचपन में चंगेज खान के ब्रदर ने क्या किया, चंगेज खान की बनाई हुई एक मछली का टुकड़ा बिना पूछे, बिना चंगेज खान की परमिशन के खा लिया। चंगेज खान को इतना गुस्सा आया कि चंगेज खान ने बोज और एरोज का इस्तेमाल किया, यानी तीर कमान का इस्तेमाल किया और हाथों हाथ अपने भाई को मार दिया, जिससे उनकी माता को तो समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ खूंखार इंसान ही बनेगा। अब 9-10 साल 11 साल का बच्चा अगर अपने भाई की हत्या कर रहा है तो समझ जाइए कि उसका भविष्य आगे क्या होने वाला है। खैर, यहां पर बात खत्म हो जाती है। अब यहां पर बोज एंड एरोज भी खत्म हो गए, भाई की हत्या भी हो गई, धीरे धीरे कष्टकारी जीवन बीता और कष्टकारी जीवन बीतते बीतते 16 साल की उम्र तक जो चंगेज खान थे पहुंच जाते हैं। अब 16 साल की उम्र में जब चंगेज खान पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक बात सदैव रहती है। क्या बात रहती है कि भाई मुझे किसी ना किसी तरीके से अकेले तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ना ही अकेले उस टाटार ट्राइब के लोगों से बदला ले पाऊंगा अपने पिता की मृत्यु का, ना ही मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब इन्हें याद आती है इनके पिता की बातें। जब चंगेज खान बच्चे थे तब कहा जाता था कि एक कबीले के सरदार से इनके पिता ने इनकी शादी की बात की थी, शादी की बात की थी और शादी की बात की थी कि हाँ भाई अगर शादी हो जाती है तो जाहिर सी बात है इनको उसके साथ रखना और कबीले के अंदर जगह मिल जाना और धीरे धीरे सारी एक तरीके से सहूलियत मिल जाने का आसार हो जाएगा। अब चलो जी, सहूलियत मिलने का आसार हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हुआ कि ये उस कबीले के सरदार की लड़की से विवाह कर लेते हैं। उस कबीले के सरदार की लड़की से जब विवाह हो जाता है तो धीरे धीरे चंगेज खान मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद क्या होता है, उस कबीले का सरदार बन जाता है। अपने टैलेंट के बिहाफ पर, काफी लर्निंग कैपेबिलिटी के बिहाफ पर उस कबीले का, छोटे से कबीले का सरदार बन जाता है। अब चलो जी, सरदार बन गया। अब सरदार बनने के बाद नॉर्मल लाइफ तो इन्हें जीनी नहीं थी क्योंकि ये काफी ज्यादा लड़ाकू थे। हमेशा एक दिमाग में बात रहती थी कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ नया करना है। तो अब एक बार क्या हुआ कि चंगेज खान कहीं शिकार पर गए हुए थे या कहीं छोटी मोटी लड़ाई पर गए हुए थे। आप इसे शिकार मानिए, लड़ाई मानिए, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट साक्ष्य आपके पास नहीं है कि वो लड़ाई पर गया था या किस पर गया था। आप ये मानिए क्योंकि इससे पहले जब उसका इन्वेजन स्टार्ट हुआ बाकी कंट्रीज पर या बाकी ट्राइब्स को इकट्ठा करने के लिए, उससे पहले उसकी कोई बड़ी लड़ाई का आपके पास कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है वो शिकार पर ही गया हो या इसी तरीके से कहीं बाहर गया हो। चलो जी, ठीक है। अब जब बाहर गया था तो चंगेज साहब की बीवी का नाम था बोरते। तो जब ये बाहर गए हुए थे तो पड़ोस के टाटार जो ट्राइब था उन्होंने क्या किया, इन्वेजन किया, इनके ट्राइब पर अटैक किया। अब ये लड़ाकू तो लोग थे नहीं, सारे के सारे बाहर थे। घर में कौन था, जो लेडीज थी, लेडीज में इनकी वाइफ को वो जो टाटार ट्राइब के लोग थे उठाकर ले जाते हैं। अब बड़ी समस्या आती है भाई। वापस आता है चंगेज खान तो बीवी नहीं मिलती। समझ में आ जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई। तो उस समय में एक सिस्टम था। क्या सिस्टम था कि अक्सर बीवियों को, लेडीज को उठाकर ले जाना बहुत कॉमन था उस समय के अंदर। और उन लेडीज के आगे दो ही बातें होती थी। फर्स्ट बात क्या होती थी, या तो मर जाए या फिर उन्हीं के राजाओं से, उन्हीं के मंत्रियों से मैरी कर ले, यानी कि शादी कर ले। अब यहां पर दो बातें थी। अब उनमें जो बोरते थी उसने मरने का डिसीजन लेने की जगह उसने वहां के कबीले के जो लीडर थे उससे शादी कर ली। अब कबीले के लीडर से शादी करने के बाद में अप्रोक्स 1 ईयर बाद पूरी की पूरी ट्राइब्स को इकट्ठा करके
चंगेज खान वहां से अपनी बीवी को निकलवा लेते हैं, रिलीव करा लेते हैं, अटैक करते हैं और बुरी तरीके से उस ट्राइब को फिनिश कर देते हैं। ट्राइब को फिनिश करने के बाद में अपनी वाइफ को वापस लाते हैं। अब उस समय में जैसे इंडिया में श्री राम पर र्यूमर लगने लग गए थे ना, क्या र्यूमर थे कि भाई इतने साल रहकर आई है तो तुम इतनी बीवी को अपने पास रखोगे, ऐसा रखोगे, वैसा रखोगे। लेकिन उन र्यूमर्स का, उन बातों का चंगेज खान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही कोई उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया। चंगेज खान ने उसे हमेशा क्वीन बनाकर रखा और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की। इवन दैट उसके जो बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा, उसको भी चंगेज खान ने अपने बच्चे की तरह पाला और हमेशा उसको सपोर्ट किया, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया। तो खैर यहां पर इससे ये पता चलता है कि चंगेज खान के खुद के नेचर के बारे में, कि बाहर के लिए कैसा था वो नहीं पता, लेकिन अपनी विमेन के लिए रिस्पेक्ट थी, केवल अपनी विमेन के लिए। अदरवाइज चंगेज खान की 500 से ज्यादा औरतें थी जिनको उसने बीवी बना रखा था। जिस भी ट्राइब में गया लूट लाया, बच्चे पैदा करे, छोड़ दिए। तो इस प्रकार से इनकी अपनी लाइफ थी कि अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देते थे, बाकियों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। अब आ जाती है चंगेज खान ग्रेटेस्ट लीडर था इसी वजह से, जब उसने पहली बार टाटर एम्पायर को जीता तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अब वो और ज्यादा अपनी आर्मी को बढ़ाएगा और आर्मी को बढ़ाकर इन्वेजन शुरू करेगा। अब आर्मी को बढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे करके उसके पास 20,000 सिपाही हो गए। सिपाही होने के बाद में तो बस भाई जिस भी रास्ते पर जाता था तबाही मचाता था। जब से 41 साल की उम्र में उसने इस तरीके से लड़ाई स्टार्ट करी, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जवानी के जोश में उसने लड़ाई करनी शुरू करी। कोई नहीं कह सकता, जवानी के जोश में उसने लड़ाई शुरू नहीं की। उसने बिल्कुल अपनी सभी सूझबूझ बुद्धि का इस्तेमाल करके, जब वो पूरा 41 साल का एक एडल्ट एक तरीके से व्यस्क हो गया, उसके दिमाग में सब कुछ सोचने समझने की क्षमता आई, तब उसने अपनी शक्ति को, क्षमता को बढ़ाने का एक तरीके से निर्णय लिया। अब उसके दिमाग में देखो, रिवेंज उसका यहां पर खत्म हो गया। उसने ट्राइब्स से बदला ले लिया, पिता की हत्या का बदला ले लिया, धीरे धीरे अपनी जो मंगोल के अंदर सारी ट्राइब्स थी अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। चलो जी, यहां पे रिवेंज खत्म हो गया। अब उसके अंदर आती है सत्ता, शक्ति को लूटने की भूख। तो 1941 से 41 ईयर्स की एज से शुरू होती है उसकी असलियत में इन्वेजन की कहानी, और उसके बाद बढ़ना शुरू होता है अपनी मृत्यु के काल तक। मृत्यु तक के समय में वो दूसरे देशों में इन्वेजन करने के लिए दौड़ भाग करता रहा। और पूरी तरीके से दोस्तों केवल एक चीज थी, जिस भी ट्राइब में, जिस भी स्टेट में, जिस भी एरिया में वो घुसता था वहां पर आग लगा देता था। जो भी व्यक्ति 3 फुट से बड़ा होता था, कदकाठी में जो भी 3 फुट से ऊपर है मार दो, काट दो, गर्दनें निकाल लो। उनकी बेसिकली एक तरीके से दीवार सी बना देता था, गर्दनें काट करके उनकी डेड बॉडीज को बहुत ब्रूटलिटी से खत्म करता था। और चंगेज खान हमेशा अपनी आर्मी की ट्रेनिंग जो होती थी उस पर बहुत फोकस करता था, क्योंकि उसको पता था कि जो नॉमैड्स हैं, यानी कि जो उसकी जो आर्मी है वो केवल और केवल बनी हुई है उन लोगों से जिन लोगों के पास शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं है। तो उनको ट्रेन करना सबसे ज्यादा जरूरी था। उनमें क्रूएलिटी हो चलेगा, ब्रूटलिटी हो चलेगा, लेकिन लड़ने का स्किल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली जब इस तरीके से उसने सभी छोटे छोटे ट्राइब्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, तो उस परिस्थिति में असली चीज देखने को मिली। असली चीज देखने को मिली कि चंगेज खान ने टैलेंट बहुत जबरदस्त था अपनी पावर को बढ़ाने का। पावर को बढ़ाने का तो पूरा 41 ईयर की एज में उसने मंगोल पर इन्वेजन करने का निर्णय लिया, और 46 की एज में उसे चंगेज खान यानी लीडर का, यहां पर ये इस्लाम वाला खान नहीं है, ये केवल लीडर वाला खान है, तो यहां पर इसे लीडर का खिताब मिला था। और इसने कन्क्वर किया चाइना युआन डायनेस्टी से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और भी जो इस तरीके के पोलैंड तक की सारी जो भी लास्ट रिवर तक पहुंच सकते थे पहुंचे और बढ़ते चले गए। अब
बिगेस्ट एम्पायर रहा इनका संसार में सबसे बड़ा, क्योंकि इनका सामना करने की क्षमता ही नहीं थी किसी में, क्योंकि चंगेज खान लड़ता जाता था और अपनी सेना का विशाल विकराल रूप बनाता जाता था। अब उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन में लगभग एक बहुत बड़ी आबादी को मार डाला। मार डालने का मतलब यह होता है 20 से 40 मिलियन लोगों को उसने हत्या कर दी अपने समय के अंदर। इतना ब्रूटल राजा था कि एक तरीके से दान दया ऐसी कोई वर्डिंग उसकी लाइफ में थी ही नहीं। वो कोई एम्पायर सेट नहीं करना चाहता था, उसके दिमाग में कोई ऐसा सेक्शन नहीं था कि मुझे एम्पायर बनाना है तो मुझे यहां पे नदियां बनानी है या बेसिकली यहां मकान बनाने हैं, घर बनाने नहीं। इन्होंने कभी भी अपने फोर्ट्स बनाने का डिसीजन नहीं लिया। मंगोलियंस के बारे में अगर कोई सोचे कि इनके फोर्ट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। मंगोलियन केवल टेंट्स के अंदर रहते थे जैसे ट्राइबल पीपल रहते हैं, और ट्राइबल पीपल जिस प्रकार से रहते हैं वहां पर उसी प्रकार का जीवन जीते थे। कोई अपनी लेविश लाइफ नहीं जीते थे। इनको केवल 3-4 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, हथियारों की, योद्धाओं की, और योद्धाओं के बाद में केवल गुस्से की कि जिस तरफ मुड़ना है महत्वाकांक्षा दिखा दिया, बस बढ़ते जाओ, और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। कहने के अंदर वैसे कहा जाता है कि इतने एक तरीके से वैश्य टाइप के लोग होते थे कि अगर इनको खाने को कुछ नहीं मिलता था तो इंसानों को मार के खा जाते थे। जो इंसान पकड़ा गया उसी को मार कर खा गए। इनको पैसों की जरूरत नहीं होती थी, जिस तरफ बढ़े मार काट कर ही खाना पीना शुरू। इनके बदन से इतनी गंदी बदबू आती थी कि एक साल हो जाता था ये नहाते नहीं थे। लेकिन जो बेसिकली यहां पर चंगेज खान है उनको अच्छा ड्रेसिंग प्रोवाइड करता था, खान पान के लिए अगर पॉसिबल हो सका तो अच्छा, नहीं तो सब कुछ। चंगेज खान की एक और बड़ी बात थी कि वासना का पुजारी था। चंगेज खान जो भी अच्छी कन्या को, राजा की या सरदार की लड़की को देखता था उसको तो अपने लिए रख लेता था, और बाकियों को अपने संतरी मंत्री जो भी लोग हैं उनको खुश करने के लिए छोड़ देता था, और बाकी जेंट्स को तो मरवा देता था। जेंट्स की बिल्कुल भी एक ब्रूटलिटी कहें या एक इमेज कहें तो कुछ नहीं था, केवल था मार दो, सिंपल, कुछ भी देखा मार दिया। तो यहां पर ये बेसिकली पॉलिश एक तरीके से उसकी लाइफ थी। अब अगर बात करें तो चंगेज खान ने संसार की लगभग 0.5% चंगेज खान के बारे में कहा है ना, तो उसकी खुद की 0.5% पॉपुलेशन है, यानी कि 1.6 मिलियन आज के दिन उसके खुद के लोग हैं। अब कॉमन सी बात, जिनमें डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, ये केवल उस तरीके से एक वर्ल्ड की स्टडी से पता चला कि लगभग 1.6 करोड़ लोग इसके वंशज। अब 1.6 करोड़ का मतलब आप समझ जाइए कि 1.6 करोड़ का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आज चंगेज खान जिंदा होता और उसकी सेना भाग भी जाती तो अपने मेल वंशजों को इकट्ठा करने के बाद भी वो इतनी बड़ी सेना बना सकता था कि दोबारा से पूरी दुनिया को जीत सकता था, दोबारा से। वो बात अलग है कि चंगेज खान वाला टैलेंट किसी में नहीं था, वो उसके आने वाले बच्चों में नहीं था, लेकिन बहुत जबरदस्त। इसका खौफ देखिए, इसका खौफ इतना तगड़ा है कि एक बार ये जो ईरान की तरफ बढ़ा, ईरान की तरफ बढ़ने के बाद इसने जबरदस्त अटैक किया। अब जबरदस्त अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या हुआ? अटैक करने के बाद में जो बुरी तरीके से वहां पर इसने इन्वेजन शुरू किया, तो वहां के राजा का बेटा जलालुद्दीन जो था वो वहां से भाग गया, भाग करके दिल्ली सल्तनत पहुंचा, और दिल्ली सल्तनत पहुंचने के बाद इल्तुतमिश की सरकार होती थी 1209 के अंदर, तो वहां पर उसने पनाह पाई। पनाह पाने के बाद जब उसने रिक्वेस्ट किया खुद को बचाने के लिए, तो रिक्वेस्टिंग मैनर के अंदर इल्तुतमिश ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। जब इल्तुतमिश के सामने उसने उसके बारे में, उसकी ब्रूटलिटी के बारे में बताया। वो बात अलग है कि सरपड़ी बला को उन्होंने टालना कंपलसरी था। अब तो उस समय में उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। खैर, अब अगर आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वाक्या याद आ गया दोस्तों। वाक्या क्या याद आया कि इनका एक दोस्त था, क्या नाम था उसका? जमीखा। कई लोग इसे जामुआ पढ़ते हैं, कई लोग जमीखा पढ़ते हैं, बट उसका नाम जो था वो जामुआ था। जमीखा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। ये वही दोस्त था, वही ट्राइब का दोस्त था जिसे ये ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाली कंडीशन मानता था। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर का मतलब ये होता है कि इसका खुद का जो एक बेस्ट फ्रेंड था, इसने तब मदद करी थी जब इसकी बीवी जो थी दूसरे ट्राइब वाले उठा कर ले गए थे। तो इसका जो दोस्त था उसने क्या किया, जमीखा ने अपने ट्राइब के अंदर इसको लीडर की पोस्ट दे दी और कहा कि भाई धीरे धीरे ऐसा करो, तुम लोग इकट्ठे करो और सेना बनाओ, और जब सेना बन जाएगी तो हम सेना बनाने के बाद में जाकर अटैक कर देंगे। किस पर अटैक कर देंगे? उस बराबर वाली टाटा ट्राइब पर अटैक कर देंगे। चलो जी ठीक है।
ट्राइब पर अटैक कर दिया। ट्राइब पर अटैक करने के बाद धीरे धीरे जो चंगेज खान था अपना विशाल विकराल रूप बनाने लग गया। अब कॉमन सी बात यह आई कि ट्राइब एक थी, लीडर दो थे, एक था चंगेज खान और दूसरा उसका दोस्त जामुआ या जमीखा। जमीखा इसका अगर नाम था। तो कॉमन सी बात अब आने लगी अंदर पॉलिटिक्स, भड़काया जाने लगा, खुद के दिमाग में आने लगी कि भाई कॉमन सी बात यह है कि ये तो बहुत स्ट्रांग लीडर है। कौन? आपका चंगेज खान। और जामुआ जो जमीखा है वो इसका जो फ्रेंड है वो भी चाहता था कि भाई लीडर तो ट्राइब का एक ही होगा, बात एक की मानी जाएगी। अब दोनों बड़े ब्रूटल थे, दोनों ही बहुत ब्रूटल थे। जब चंगेज खान कहीं युद्ध पे बिजी था तो जमीखा ने क्या किया, उसके जो फॉलोवर्स थे, उसके जो मानने वाले थे, उनको मरवा दिया, उनको तेल में भून दिया, जलते हुए तेल में डाल दिया। खैर जब वापस आया तो जमीखा डर से भाग गया। जमीखा डर से भागा और उसके सेनापति और उसके जो फॉलोवर्स थे उसको चंगेज खान ने पकड़ लिया। चंगेज खान ने पकड़ने के बाद सिंपल सी एक बात बोली कि तभी तक जिंदा रह पाओगे जब जमीखा को लेकर आओगे। चलो जी ठीक है। उसके लीडर्स ने धोखा किया और जमीखा को पकड़ कर लिया है, जामुआ को पकड़ कर लिया है, जमीखा को, जामुआ जो भी नाम है। खैर जमीखा को जब पकड़ कर लाए तो अब सबसे बड़ी समस्या आई कि चंगेज खान को धोखेबाजों से बहुत नफरत थी। धोखेबाजों से नफरत क्यों थी कि जमीखा के लीडर्स, जमीखा के जो संतरी मंत्री थे वही पकड़ कर लिया है उसको और चंगेज खान के सामने अपनी लॉयल्टी शो करने लगे। तो चंगेज खान एक बात कहता है कि भाई तुम आज मेरे से डर के अपने लीडर को धोखा दे रहे हो तो कल तो तुम मुझे भी धोखा दोगे। चंगेज खान ने सबके सर कलम कर दिए और अपने दोस्त को फिर टेबल पर लेकर आया बातचीत करने के लिए। कहता है कि भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी सारी बातें माफ कर सकता हूं क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत साथ दिया, मैं तेरे को माफ कर सकता हूं। जमीखा कहता है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद अब किसी भी परिस्थिति के अंदर माफी तो मैं नहीं मांगूंगा और अगर तूने मुझे रख भी लिया तो मैं समाज को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं एक हमेशा अपने आप को रिस्पेक्टेड मानना चाहता हूं। मुझे पता है तू मुझे मार देगा, लेकिन जमीखा ने कहा कि मुझे इज्जतदार मौत चाहिए। तो इज्जतदार मौत के नाम पर चंगेज खान ने उसकी बैक की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ दिया और मरने के लिए तोड़ दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब माफी उसने अपने खास दोस्त को भी नहीं दी। तो इससे यह पता चलता है कि उसके दिल में रिवेंज इतना भरा हुआ था, इतना ब्रूटल था कि किसी के लिए उसके दिमाग में कोई सोच ही नहीं थी। वो हमेशा लड़ना, मारना, काटना, इन्हीं चीजों पे बिलीव करता था। अब ये जो सेक्शन आता है ये पूरा मंगोल इन्वेजन का दिखाता है कि 1207 से 10 के बीच में चाइना के शियान, जिनशियान हो गया, युआन डायनेस्टी हो गई, सभी डायनेस्टीज के अंदर 1234 तक में मुगलों का साम्राज्य रहा। मुगलों के बारे में जब चाइना की बात आती है तो दोस्तों क्या हुआ कि एक बार इन्होंने, चंगेज खान ने बकायदा चाइना की बहुत बड़ी ऊंची दीवार थी, चाइना में एंट्री करने के लिए बहुत बड़ी दीवार बना रखी थी। तो चाइना के अंदर घुसने से पहले इन्होंने कहा या तो हार मान लो, अगर हार मानते हो तो जिंदा रह जाओगे, नहीं मानते हो तो मारे जाओगे। अब जब वहां की जो जिंज डायनेस्टी थी, इन्होंने देखा कि भाई ये तो छोटे मोटे ट्राइब्स वाले हैं, इनकी बातें भी क्या मानना है, इनकी क्या बातें मानना है, इनसे क्या डरना है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा तो बहुत सफिस्टिकेटेड कल्चर है, तुम हमारे कहां बराबरी आओगे, तुम्हारी बातों को अवॉइड करते, ध्यान ही नहीं दिया। खैर जब ध्यान नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम आई। यहां पर चंगेज खान ने फिर तो चाइना के अंदर बाहर लगा दी मार काट की, जो भी मिला सबको मारा, सबको एक एक पकड़ कर मारा, किसी को नहीं छोड़ा। अब जब इतनी ब्रूटल मार मारी तो लगभग लंबे समय तक चाइना जो था अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की बर्बरता से बचाने के लिए पूरे के पूरे शहरों को तबाह होते हुए देख रहा था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। मंगोल और चाइना का तो दोस्तों बहुत लंबा वॉर पीरियड रहा है। चाइना हमेशा से क्लेम करता आया है कि युद्ध के दौरान हमारी मंगोल ने जगह छीन ली, युद्ध के दौरान रशिया ने छीन ली। तो ये रियलिटी हो सकती है, इतिहास में एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि नहीं छीना हो। ये हो सकता है कि मंगोल जब वापस धीरे धीरे अपने सिकुड़ने लग गए तो जो बची हुई डायनेस्टीज थी या बचे हुए छोटे छोटे एरियाज थे उन पे बाकी बचे हुए राज्यों ने कंट्रोल करने की कोशिश की हो सकती है। ये इसके कोई प्रूफ नहीं मिलते। खैर आगे चलते हैं तो 12 से 16 से 20 में पर्शिया, खिताई,
आगे ऐसे ही बढ़ते चले गए। अब आ जाता है नंबर सीधा इंडिया की तरफ, 1222 से 1327 तक का समय। अब भाई मंगोल जो थे इतने ताकतवर थे, तो जब वो रशिया पार कर गए, आपका पोलैंड, ईरान, इराक, अफगानिस्तान पार कर गए, तो भारत में क्यों नहीं आए? भारत में आने के बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये था कि ऐसा नहीं है कि भारत में घुसने की कोशिश नहीं की, भारत में घुसने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उससे पहले काफी सारे जनरल जो थे चंगेज खान के, उन्होंने उसके बारे में, भारत के बारे में 3 बातें बता रखी थी। पहली बात बता रखी थी, सोने की चिड़िया है, बिल्कुल है, जिसका उसको कोई लालच नहीं था, क्योंकि उसको पैसे का कभी गुरूर और लालच था ही नहीं। वो लूट करता था, उसी समय खाया पिया मारा, खत्म किया, जीवन समाप्त। तो ऐसा इतिहास में नहीं मिला कि उसने किसी के मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़ी, ऐसा कुछ किया, ऐसा उसके बारे में कुछ भी नहीं। वो सभी धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट करता था। अब आ जाती है बात नंबर 2, अगर सोने की चिड़िया है तो घुसना नहीं था उसने। दूसरी चीज ये थी कि वहां के जर्नल ने यहां के बारे में ये बता रखा था कि यहां पर एक बहुत सफिस्टिकेटेड आर्मी, ट्रेंड आर्मी, डिसिप्लिन्ड आर्मी है, अगर भिड़ोगे तो तुम्हें और बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम पहले और क्षेत्रों से आर्मी को कलेक्ट करो और फिर जाकर अटैक करना। खैर, ऐसी ही कुछ बातें बता रखी थी। अब आगे डायनेस्टीज के आंकड़े भी बता रखे थे, कौन सी कितनी है। तो मंगोल एम्पायर जो था 1221 से 1327 तक के बीच में काफी बार रेड करी है दोस्तों, एक बार नहीं काफी बार रेड करी। कभी रेड करने के अंदर इल्तुतमिश से लड़ाई लड़नी पड़ी, कभी खिलजी से लड़ाई लड़नी पड़ी, कभी बलबन से लड़ाई लड़नी पड़ी। तो जब तक लास्ट बलबन या खिलजी तक का काल था, तब तक किसी भी प्रकार की एक तरीके से मंगोलों को एक फैसिलिटी नहीं मिल पाई, या एक तरीके से कह सकते हैं जीत हासिल नहीं हो पाई। वो कोशिश करते रहे, जब भी लड़े बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी, मार पड़ने के बाद वापस भागे, फिर 1 साल बाद आए। तो इस तरीके की इनकी कहानियां हमेशा चलती रही। उस समय में दिल्ली सल्तनत जो थी काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर के अंदर थी, इतने स्ट्रांग राजा थे कि इस समय के अंदर मंगोलों को रोकने के लिए बहुत ताकत थी। लाहौर, मुल्तान वाले सेक्शन में तो मंगोल बहुत आसानी से घुस गए थे, लेकिन जब उससे आगे दिल्ली तक घुसने का नंबर आया तो वो नहीं घुस पाए। लाहौर के अंदर जब आए तो उस समय में उनके पास जो आर्मी थी वो 30,000 लोगों की थी। बुरी तरह 41 से 66 तक के बीच में बुरी तरीके से इन्वेजन किया। इन्वेजन करने के बाद में मंगोल के अंदर काफी ज्यादा 87 के अंदर लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद लूट मचाई, खूब मारकाट करी, लेकिन दोस्तों यहां पर वापस चले गए थे। यहां से ये लोग रिटर्न हो गए थे, वापस चले गए थे, इंडिया में आगे नहीं आए। रीजन था बड़ी बड़ी नदियां, रीजन था बड़ी बड़ी नदियां। अब ऐसी नदियां थी जिनको पार करने के लिए खुद जो लोग थे, वहां के जर्नल थे, वो कंफ्यूज थे कि इतनी बड़ी, जैसे भारत में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, गंगा नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र जो आती है चाइना से होकर के, या जो भी सेक्शन हमारे पास इंडिया में कवर होता है, या सिंधु नदी की बात करें उस समय के अंदर, तो वो इतनी भारी भरकम थी दोस्तों कि उनको कवर करके, क्रॉस करके आना पूरी सेना को लेकर, जबकि सेना के पास कोई अच्छे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस परिस्थिति में जीतने के आसार बहुत कम थे, बह जाने के आसार बहुत ज्यादा थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो आगे बढ़े ही नहीं, कभी बढ़े नहीं। तो मंगोलों के इन्वेजन का जब समय आया तो 1221 में चंगेज खान घुसा तो इल्तुतमिश से उनका सामना हुआ। इल्तुतमिश बहुत स्ट्रांग पड़ा और यहां से उन्हें भगा दिया। 20 साल बाद पूरी तरीके से भगा दिया। अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो गया, अटैक डाइवर्ट हो गया और वो भाग गए। 20 साल बाद 1241 के अंदर मुल्तान को लूटते लूटते फिर आगे बढ़े, मुल्तान को लूटते लूटते फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर बहराम शाह से इनका सामना हुआ। बहराम शाह ने इनको इतनी बुरी मार मारी, इतनी बुरी मार मारी कि ये फिर भाग गए। भागने के बाद अब फिर नंबर आता है बलबन का। चंगेज खान की आर्मी की सबसे बड़ी बात, एक बार लड़ी, हारी, पीछे गई, 6 महीने साल में दोबारा और बड़ी आर्मी लाए, फिर लड़े, फिर हारे, फिर पीछे गए और बड़ी आर्मी लाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो चंगेज खान की आर्मी की वॉर का तरीका था, इनके पास कोई टेक्निक नहीं थी,
कोई टेक्निक नहीं थी लड़ने की, कोई पैटर्न नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। ये केवल एक बात आते थे, हो हल्ला करते थे, दहशत फैलाते थे, आते ही मारकाट मचाते थे। इनके लिए औरत, बच्चा, बूढ़ा, इंसान कोई फर्क नहीं पड़ता और बढ़ते चले जाते थे। खैर, जिस तरीके से बढ़ते थे तो खौफ था। अब जब बलबन का नंबर आया तो उनके दिमाग में एक बात थी कि अब बचने का तो रास्ता नहीं है भाई। बलबन उस समय के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन में था, काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन में था। तो उन्होंने, बलबन ने क्या किया दोस्तों, लड़ाई लड़ी। बलबन ने किससे लड़ाई लड़ी? जाहिर सी बात है, मंगोल से। इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको जिसमें यह बताया जाए कि चंगेज खान खुद लड़ने आया, क्योंकि उसकी जो मृत्यु हो गई थी उसके काफी सारे रीजन थे जो अभी हम बताएंगे हो सकते हैं पॉसिबल। अब यहां पर बलबन के समय में जो मंगोलों का थ्रेट था बढ़ता जा रहा था। 1279 से 1285 यानी 1289 से 85 तक के बीच में बलबन जो था काफी स्ट्रांग था। यहां पर बलबन को जब पता चला कि भाई इस तरीके से आर्मी आ रही है, तो आर्मी के दौरान यहां पर इन्होंने स्ट्रेटेजी बनानी स्टार्ट कर दी कि कैसे हमें लड़ना है। स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े फोर्ट्स बना दिए, बड़े बड़े किले बना दिए। किलों को बनाने के बाद खुद को सेफ करने का तरीका बना दिया, बड़े बड़े दरवाजे बना दिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए और इतनी तरीके से अपने आप को स्ट्रांग कर लिया कि बलबन ने जब चंगेज खान की आर्मी आई तो वो गेट पर बैठ गई और काफी तरीके से सोच के बैठी थी कि कब तक बैठोगे देखी जाएगी। लेकिन यहां पर काफी लंबे समय तक बैठने के बाद फाइनली लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। अब कुछ नहीं लगता तो भाई अब प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। प्रॉब्लम वाली बात आती है कि उन्हें इन फोर्ट्स के आगे कभी लड़ने का तरीका ही नहीं था, तो वो वहां पर डटे रहते हैं, पीछे हट जाते हैं, छोटी मोटी लड़ाई लड़के। फिर आते हैं जलालुद्दीन के बाद, ये सक्सीड हो जाते हैं उनको हराने के अंदर। अब जलालुद्दीन जो खिलजी थे हराने में तो सक्सीड हो जाते हैं, लेकिन इनके समय में ज्यादा बार अटैक नहीं होते हैं, ज्यादा बार अटैक नहीं होते। केवल जो थे वो दिल्ली के बाहर अपना सेटलमेंट करके बैठे होते हैं कि जब कभी मौका मिलेगा तो यहां पर हम अटैक करेंगे। सबसे ज्यादा अटैक हुए एक ऐसे शासक के टाइम पीरियड में जो शासक खुद अपने आप में, खैर थे तो काफी सारे लोग जो स्लेव डायनेस्टी से थे, खैर, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से थे जो खुद अपने आप में एक नालायक राजा था। नालायक राजा मतलब खिलजी की बात होती है, वो भी कौन से? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जिसने शासन ही करप्ट तरीकों से पता प्राप्त किया, तो इन्होंने क्या किया, इनके समय में सबसे बड़ा थ्रेट था मुगल इन्वेजन। और एक बार नहीं दोस्तों, सैकड़ों बार अटैक पे अटैक करे गए। जितनी बार अटैक हुए खिलजी ने उन अटैक्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया। इनके जो जनरल थे जाफर खान, ये बार बार जाते थे और मंगोल को बुरी तरीके से मारपीट करके आगे आ जाते थे। कत्लेआम होता था, जाफर खान जाते थे फिर मार काट के आ जाते थे। अब आ जाता है एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। जाफर खान जब भी लड़ने गए तो वो लड़कर जीते जरूर थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिला अपनी ही आर्मी को और स्ट्रांग करने का, जबकि चंगेज खान की बहुत मैसिव आर्मी जो थी अलग अलग सेक्शन में थी, वो पीछे से बुलाई जा रही थी कि तुम आते जाओ भाई, लड़ना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। और इनकी जो आर्मी थी वो कमजोर हुई थी। जाफर खान को आखिरी बार 1303 के अंदर जब जाफर खान ने लड़ाई के लिए बोला तो 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कहता है कि किले के अंदर रहना, हमने अभी लड़ाई नहीं लड़ दी। जाफर खान क्योंकि काफी प्रिय था, बात नहीं मानी और लीडरशिप में निकल पड़ा। अब यहां पर लड़ाई तो जीत गया, लेकिन जीतने के बाद जाफर खान मारा गया। उस समय में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो चित्तौड़ की लड़ाई में बिजी था और इस वजह से भी जब अपना किला छिन गया तो इन्हें 2 महीने तक एक तरीके से छुपकर रहना पड़ा था। अब छुपके रहना पड़ा तो जाहिर सी बात है रिफ्यूज लेना पड़ा। अब रिफ्यूज कहां लिया? श्री फोर्ट किले के अंदर। खैर ठीक है, 1305 में फिर से अटैक होता है और अटैक के दौरान धीरे से फिर से इन्हें लड़कर वापस भगा दिया जाता है। अब इसी बीच में अलाउद्दीन खुद भी लड़ाई लड़ता है और बहुत टेरिबल तरीके से मंगोलों को हराकर भगा देता है। इस बीच के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की खुद की बीमार होकर डेथ हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी उसके जो और भी लोग थे वो लड़ते हैं बाकायदा। मलिक गफूर भी जो है डायरेक्टली मंगोलों से लड़ाई लड़ता है। खैर अब आ जाती है बात लड़ाई के अंदर जो सेक्शन था,
क्या सेक्शन था दोस्तों? लड़ाई के अंदर दोनों ईमानदारी से लड़ रहे थे। यहां पर दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह लड़ाई लड़ी जा रही थी और चंगेज खान, ये कह सकते हैं कि चंगेज खान के लिए सबसे बड़ी, या मुगल जो मंगोल एम्पायर था, मंगोल जो लोग थे, उनके लिए सबसे मुश्किल लड़ाई ही दिल्ली या इंडिया को जीतना था, भारत को जीतना था। बहुत मुश्किल था। वो बात अलग है कि धीरे धीरे ये दूसरे रास्ते से आए और अपने आने के बाद और दूसरे रास्तों से लड़कर बाबर को यहां पर घुसा गए, जो कि उसी का ही एक वंशज था। बाबर जो था वो चंगेज खान के वंशज में से था, बेटे या पोते का चौथा या तीसरा संतान थी। खैर, यहां पर बाबर की भी बात करते हैं। अब चंगेज खान, यहां पर बाबर तो खत्म होता है, अब यहां चंगेज खान की बात करते हैं। चंगेज खान विश्व का सबसे ब्रूटल लुटेरा कहा जाता है। सबसे बड़ी डायनेस्टी बनाकर आता है। डायनेस्टी बनाने के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक जबरदस्त लाइफ जीता, यानी 65 साल की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ जीकर जाता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद में 500 से ज्यादा पत्नियां रखने वाला, हजारों बच्चे, जिनकी शायद कोई नाम अगर ये इतिहासकार ढूंढने भी निकले तो शायद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बहुत लंबी लाइफ जीकर जाता है। इतिहासकार लोग जो है, इसकी मृत्यु को लेकर कई अलग अलग कहानियां हैं। कई कहते हैं बीमार होकर मरा था, कई लोग कहते हैं कि घोड़े से गिर गया जी, घोड़े से गिर के मर गया। कुछ कहते हैं कि किसी रानी ने इन्हीं के जो बॉडी पार्ट से वो काट दिए थे और इनको मार दिया था। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि जब सभी लोग फॉलो करते हैं, हिस्टोरियंस जब एक कॉन्सेप्ट पे निकालते हैं कि थक कर मर गया, तो ठीक है, लंबे समय तक घुड़सवारी करते करते उसको थकान हुई है, जो भी था, इंजरीज थी, उससे वो मर गया। सबसे बड़ी बात यहां थी कि उसके लिए कहा जाता है कि रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में समस्या थी। लेकिन जो ये चंगेज खान था, इसकी सबसे बड़ी बात पता क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मृत्यु के दौरान एक डिसीजन लिया था, या मृत्यु के समय, कि मेरी डेथ के बाद कोई भी व्यक्ति मेरी कब्र पे ना जाए, ना ही मेरी कब्र को ढूंढ पाए। कोई नहीं जानता कि असलियत में कब्र बनाई थी या उन्हें जलाया गया था, कोई नहीं जानता। लेकिन सच्चाई यह है कि चंगेज खान कहां है नहीं पता। कुछ कहते हैं कि उसकी जो कब्र है नदी के बीचों बीच दफना दी गई, वो नहीं पता वो नदी कौन सी थी। कुछ कहते हैं कि चंगेज खान को जला दिया गया, नहीं पता। तो ऐसी उनकी डेथ से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सच्चाई क्या है नहीं पता। सच्चाई केवल यह है कि इतिहास के अंदर अपनी एक तरीके से छोटे से ट्राइब से निकला हुआ एक व्यक्ति आधी दुनिया को जीत गया और पूरे इतिहास के अंदर अपना नाम सबसे जबरदस्त शासकों के अंदर लिखवा गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसी नोट पर हमने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।